नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ अनुपम पर। मैं अनुपम किशोर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरी एक गुजारिश है दोस्तों आप सभी से कि आप लोग जब भी बाहर निकलें तो मास्क चेहरे पर लगाएं। इसके साथ साथ फिजिकल डिस्टेंस को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब जलवायु। जलवायु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले अगर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इसके पहले वाला जो टॉपिक मैंने कवर कराया था ग्लोब, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार आप देख लें। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि एक बार आपको इसी वीडियो में उसको कवर करा दूँ, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे ज़रूर जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे दे रहा हूँ। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था ग्लोब। ग्लोब ग्लोब क्या था? मॉडल था, मॉडल ऑफ द अर्थ। क्यों बनाया गया था? क्यों बनाया गया था? लोकेशन जानने के लिए। कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सा जगह कहाँ है, ये सब जानना जरूरी है, इसलिए बनाया गया। ठीक है, उस पर कुछ इमेजिनरी लाइन खींची गई थी, जैसे इधर देखिए मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ से एक लाइन ऐसे गई थी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक है, इसको बोले थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे इक्वेटर हो गया था, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। इसके बाद एक और था यहाँ पे ऐसे आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि कौन सा लाइन, चाहे अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, चाहे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ये दोनों, या आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ये दोनों कितने डिग्री पर हैं, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा नॉइस आ जा रहा है। खैर, क्लाइमेट, जलवायु को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जलवायु के अंतर्गत दो शब्द आप लोग सुने होंगे। एक सुने होंगे मौसम, और दूसरा तो लिखा ही है जलवायु। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? सबसे पहली बात तो आप समझिए, जो मौसम है, ये मौसम जो है वो हर एक समय के साथ बदलता रहता है। समय के साथ बदलता रहेगा, समय के साथ परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। लेकिन जलवायु जो है इतना जल्दी जल्दी नहीं बदलता है। ठीक है, इसको चेंज होने में समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक एवरेज लिखा है ना, 30 टू 32 ईयर्स, इस बीच में वो चेंज होता है। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है अब a condition of a certain place at a certain time। अब जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ढलवरिया में रह रहे हैं, आप लोग कहीं भी रह रहे होंगे, लौरा बीच चाहे जहाँ भी आप लोग रह रहे होंगे, बाहर अलग अलग शहरों में, तो आप लोग उस समय देखिए, अभी इस समय मान लीजिए अगर 9:30 बज रहा है, तो इस समय 9:30 बजे का जो वेदर है वो अलग होगा, थोड़ा नमी होगा, थोड़ा ठंडक होगा। लेकिन जैसे ही 12-1 बजे बजेगा, वही दोपहर हो जाएगा, थोड़ा हीट हो जाएगा। ठीक है, शाम होते होते फिर कुछ, यानी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, लेकिन जलवायु, क्लाइमेट, क्लाइमेट के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्लाइमेट के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे समर सीज़न इस समय चल रहा है, तो समर सीज़न के बाद क्या आएगा? रेनी सीज़न। रेनी सीज़न के बाद फिर से आपका वो आ जाएगा,
विंटर सीजन, और ये कंटिन्यूअस 4-4 महीने का टाइम पीरियड में होता रहता है। तभी तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग फसलों को उगा सकते हैं। जैसे हो गया खरीफ, खरीफ और रबी, सॉरी रबी क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ और रबी, इन फसलों को, यानी हम कह सकते हैं कि जलवायु पे ही हमारे फसल डिपेंड है, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो सारा डिपेंड है जलवायु पे। जैसा मौसम के अनुकूल हम लोग फसल लगाएंगे वैसे ही खेती होगी। सपोज अभी गेहूं का सीज़न ख़त्म हो रहा था, हम लोगों ने गेहूं कट किया। अब अगर इस समय कोई गेहूं लगाएगा, गेहूं को रोपेगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, उसका उगेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसके लिए जो मौसम सुटेबल था वो जाड़े में ही था। अभी वो तैयार हो गया। तो हम लोग जलवायु यानी क्लाइमेट के साथ साथ खेती भी करते हैं, और क्लाइमेट के साथ साथ ही हम लोगों का फूड आइटम भी चेंज होता रहता है, यहाँ तक कि हमारे परिधान यानी कि हमारे कपड़े भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, आप लोगों को समझ में शायद आ गया होगा। जलवायु जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग गर्मी के दिन में हम लोग लगातार एक नॉर्मल कॉटन के कपड़े पहनते रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा पहने रहेंगे, चाहे सुबह में हो चाहे शाम में हो। लेकिन यही अब ये कंटिन्यूअस हम लोग कब तक, जुलाई अगस्त तक, जब तक गर्मी का सीज़न रहेगा तब तक पहनेंगे। विंटर सीजन को समर रेनी सीजन तक जाएगा। इसके बाद जब विंटर सीजन आएगा, आप लोग देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। विंटर सीजन में क्या हम लोग कभी कॉटन क्लॉथ पहन लेते हैं या वुलन क्लॉथ पहनते हैं, या कंटिन्यूअसली वुलन क्लॉथ पहनते हैं? तो आंसर आएगा कंटिन्यूअसली। हम लोग लगातार ऊनी कपड़े पहने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्लाइमेट है, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, लेकिन जो मौसम होता है, जो वेदर होता है, वो लगातार चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यही बात ये कह रहा है कि अ कंडीशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम, ठीक है। अब इसको ऐसे भी विंटर सीजन से कंपेयर करिए। देखिए सुबह ज़्यादा ठंडी रहेगा, दोपहर में कम, फिर रात होते होते ठंडी बढ़ जाएगी। तो देख रहे हैं ना, उसका लेवल अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन। लेकिन जलवायु वहाँ पे तो हम कहेंगे ना, वो लगातार बनी हुआ है। अपना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वो लगातार ठंडक बनाए रखे हुए। तो इस लगातार जो ठंडक बनाए 3 महीना, इसी को हम कहेंगे क्लाइमेट। और जो लगातार चेंज हो रहा है पर डे बाई डे, रोज जो चेंज हो रहा है, उसको कहेंगे हम वेदर, ठीक है। दोनों का डेफिनेशन हम देखते हैं। वेदर का देखिए डेफिनेशन, मौसम का, अ कंडीशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस एट अ सर्टेन टाइम, एक ऐसा कंडीशन जो एक समय के साथ एक जगह पे होता है, एक जगह एक समय के साथ होता है, ठीक है। फिर समय जैसे चेंज होगा वो फिर उसमें चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका क्लाइमेट, ये डेफिनेशन है, आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लाइमेट एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एवरेज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ कंसिडरेबल टाइम 32 ईयर्स। इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझते हैं क्लाइमेट को एक बार फिर से। जैसे मान लीजिए आज मंडे है, एम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। आज जो है मान लीजिए आप 30 डिग्री, मंगलवार को 35 डिग्री, बुधवार को 40, थर्सडे यानी गुरुवार को हो गया आपका मान लीजिए फिर 35, फ्राइडे को आपका मान लीजिए 42 हो गया, सैटरडे को हो गया आपका 40, संडे को हो गया आपका 35। अब आप इस सब को प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप एवरेज निकालना जानते होंगे, 1 2 3 7 हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो जो निकल के आएगा, जो भी यहाँ हमें मिलेगा, वही क्या होगा, वही हमारा होगा क्लाइमेट। समझ गए? वही हमारा क्या होगा, क्लाइमेट्स। अच्छा, ये तो मैंने एक हफ्ते का निकाल के दिखाया है आपको, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला आपसे, 30 to 35 या 32 ईयर्स, इतने एक समय के बीच का एक स्टडी किया जा सकता है। जैसे ढलवरियाँ का आज से 30 साल पीछे अगर जाएंगे, जैसे 2020 यानी 1990 से लेके अब तक
में जो भी मार्च, अप्रैल, मई, जून के बीच में जो भी एक हीट एनर्जी रहा होगा, यानी कि टेम्परेचर रहा होगा, अगर हम उसको प्लस करें और जितना समय गया उससे डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज टेम्परेचर निकल के आएगा, एक एवरेज एटमॉस्फेयर का हमें ज्ञात होगा कि भाई इतना मिनिमम इतना तो रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ के 7 से डिवाइड करके निकाला ना, जो भी निकलेगा, ठीक है, आप लोग घर पे बैठ के निकालिए, निकल के आएगा, वही क्या होगा, वही हमारा क्लाइमेट होगा। तो समझ रहे हैं आप लोग। तो क्लाइमेट जो है पर डे चेंज नहीं होता है, इसमें एक समय को लिया जाता है, 30 से 35 साल के एक समय को लिया जाता है, उसका एवरेज निकाला जाता है और उसके बाद कह सकते हैं कि भाई कि इस देश का क्लाइमेट ऐसा है, हॉट है, ठीक है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। जबकि देखिए वेदर के कंडीशन में, मौसम के कंडीशन में ऐसा नहीं है, वहाँ पे रोज चेंजिंग हो रही है, लेकिन क्लाइमेट में रोज चेंज नहीं हो रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अब क्लाइमेट को देखेंगे ये कैसे है। कभी आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऐसे सोचिए कि अभी हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे मान लीजिए हम तो बनारसी में हैं, ढलवरिया में हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी है, थोड़ा सा मौसम बारिश भी हो जाता है। अब क्या आप लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं, क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में ऐसा ही टेम्परेचर होगा या ऐसा ही क्लाइमेट होगा? क्या विश्व के अन्य देशों में कुछ अलग से मौसम नहीं होगा? दूसरे देशों को छोड़िए, अपने ही देशों में क्या, अपने ही देश में क्या कोई कुछ अलग से चेंजेस नहीं होंगे क्या हर जगह? सॉरी, क्या इस समय हम लोग कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो क्या वहाँ भी इस समय इसी तरह से थोड़ी सी चिपचिपी वाली गर्मी पड़ रही होगी? क्या इसी तरह से हरिद्वार जो हिमालय ऊपरी रीजन पे है, जैसे हिमालय के ऊपरी रीजन के जो स्टेट हमारे, जैसे हो गया हमारा हिमाचल, ठीक है, क्या वहाँ पे भी ऐसा होगा? क्या नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा ही टेम्परेचर होगा? तो आंसर है नहीं। ऐसा क्यों है? ठीक है, इन्हीं फैक्टर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने हेडिंग लिखा है इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर। जो क्लाइमेट है वो हमारे कई तरह के कारण होते हैं, कई तरह के कारण हैं जिनके कारण से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है उसमें, ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें नंबर 1 है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नंबर 1, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में मैंने उस दिन बताया था आपको, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। समुद्र हो गया, इसको देखेंगे इसे, ठीक है। थर्ड वाला हो गया आपका फॉरेस्ट, जंगल। जहाँ जंगल होगा वहाँ का क्लाइमेट अलग होता होगा, जैसे अमेजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मेघालय के आसपास जो मानिसराम और चेरापूंजी साइड में है वहाँ पे जंगल काफ़ी है। नॉर्थ इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है, सॉरी नॉर्थ इंडिया बोल रहे हैं, ईस्ट इंडिया में कुछ ज़्यादा ही फॉरेस्ट मिलेगा आपको, तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा इस तरह से नहीं रहता है, ठीक है। रेनफॉल, बारिश, ठीक है। फिर उसके बाद हवाएं, जो विंड्स चलती हैं वो भी इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तरह तरह की विंड्स चलती हैं, आप लोग जाने होंगे, जब तेज चलेगी तो बोलते चक्रवात बोलेंगे, हम लोग इंडिया में चक्रवात बोलेंगे, ठीक है। अब ये यूरोपियन कंट्री की तरफ साइड में जाएंगे और उत्तरी अमेरिका की तरफ, और इधर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, यानी जापान साइड में जाएंगे, तो इसको अलग अलग नामों से वहाँ पे जाना जाएगा, जैसे हरिकेन, टाइफून, इस सब नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको यही हवाएं जब तेज से चक्करदार यानी चक्रवात आता है तो उसको विली विली कहते हैं। तो इस तरह से हवाओं को बहुत तरह से नाम जानते होंगे। अपना इंडिया में भी लोग बोलते हैं पछुआ, पूर्वी, ठीक है, इस तरह से आप लोग जानते होंगे। जो फार्मर्स के फैमिली से बिलोंग करते होंगे वो पछुआ और पूर्वा के ये शब्द जानते होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ गर्मियों के दिन में एक तरह की और हवाएं चलती हैं जिसको बोलते हैं लू बोलते हैं, ठीक है। ये सब के कारण भी जो है ये सब भी के कारण भी जो है क्लाइमेट जो होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। अगला नंबर है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हम सबको पता है पृथ्वी घूमती है, अपने एक्सिस पे भी वो घूम रही है, ठीक है, एक दिन में चक्कर लगा लेती है एक बार, और सूर्य के अराउंड भी घूमती है, तो जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है उसी को रेवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ ओ है, समझ गए। इन चारों को हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों इंडिया में ही कहीं, अगर हम समुद्र के तट के जो राज्य हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ पे वेदर अलग होता है, मौसम चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। या इसी समय, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसी समय जब इंडिया में, यानी इक्वेटर के ऊपर जब हम जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो सूर्य है इस समय, जो उत्तरायण हुआ है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, वहाँ पे गर्म पड़ रहा है। और वही ऑस्ट्रेलिया में इस समय अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक अलग सीजन होगा, ठीक है, वहाँ पे एक अलग से सीजन होगा, बारिश, उसके बाद वहाँ पे। तो हम देख रहे हैं एक ही साथ इस धरती पर सभी जगह का एक जैसा मौसम, एक जैसा क्लाइमेट नहीं है, ठीक है। आइए हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा जो क्लाइमेट है वो कुछ हद तक हम लोग समझ सकेंगे। दोस्तों, कुछ कमियां होंगी, ज़रूर होंगी। उन कमियों को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों, एक मैंने इमेज ड्रॉ किया है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। ये देखिए, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, दक्षिण वाला भाग है। यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स को मैंने, ये ब्लैक और ब्लू के बीच में ये जो एरिया है इसको कोस्टल प्लेन लिखा है मैंने, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स का निर्माण कैसे होगा ये आगे चल के आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, हम अगले टॉपिक में मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस साइड जो वेस्ट साइड है यहाँ पे अरेबियन सी है, जो साउथ में है वो हिंद महासागर, और यहाँ पे देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। इसके बाद यहाँ पे इंडियन ओशन और यहाँ पे अरेबियन सी। इस फिगर को देखिए। अब जब समझिए इसको ध्यान से, कि जब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कहीं दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली जो है पूरा लैंड सरफेस से पूरा कवर्ड है, ठीक है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरा ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बगल में ऊपर जब देखेंगे तो हिमाचल है, ठीक है। पश्चिम में जाएंगे तो राजस्थान मिलेगा, ठीक है। अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, ठीक है। थोड़ा पूर्व साइड में जाएंगे तो हमको बिहार वगैरह मिलने लगेगा, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग पूरे लैंड से वो कवर्ड है। तो हवाएं जब चलती हैं तो गर्म हवाएं चलती हैं, जिनके कारण से ये यहाँ का मौसम थोड़ा सा हॉट ज़्यादा रहता है। अब अगर हम जो कुछ जैसे गोवा हो गया, केरला हो गया, ये सब यहाँ पे जब देखते हैं तो यहाँ पे समुद्र के कारण जो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा सा ठंडक करता है। कैसे, इसको ऐसे समझिए, जब हम लोग कूलर, आप लोग चलाते होंगे कूलर में जब पानी डालते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कूलर के पानी से जो नमी, जो हवा रहता है वो हवा को खींचेगा, और पानी उसके वो जो भूसा वगैरह रहता है वो उसमें से जब हवा एंटर करेगा तो जितनी गर्म हवाएं रहती हैं वो नमी को एब्जॉर्ब करके लेती हैं, और जब सामने इसे निकालती हैं तो वो ठंड लगता है। इसीलिए गर्मी के दिन में आप लोग देखिए, समझिए, आप लोग पानी छिड़कते होंगे, तो जब पानी थोड़ा दूर तक छिड़क देते हैं तो हवाएं जब आती हैं तो जब उस सरफेस से टकराती हैं तो गर्म होता है और वो ठंडा। तो वो आप लोग सभी लोग जानते हो, ऊर्जा का एक नियम है, ऊर्जा एक तरफ अगर हीट है तो वो जहाँ लो है टेम्परेचर उधर की तरफ चेंज होती है, शिफ्ट होती है, ये नियम को फॉलो करता है। तो इस तरह से जो गर्म हवाएं हैं वो नमी की तरफ अट्रैक्ट होकर नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और जब वही हवाएं हम लोग के शरीर पे पड़ती हैं तो हमें लगता है ठंड की अनुभूति होती है, ठीक है। सेम इसी तरह का प्रोसेस यहाँ भी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सी ब्रीज भी मिल जाएगा आपको, जिसके कारण से यहाँ पे जो यहाँ का क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस्ड होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। देखिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। एक इमेज मैंने बनाया है आपके लिए। सपोज करिए ये गया है इक्वेटर, इसको ऐसे समझ लेते हैं।
ठीक है, ये गया अपना कैंसर। क्लियर। अब सपोज करिए कि यहां पे कहीं सन है इस समय, एज फॉर सन, तो जो भी ये लाइट देगा इसकी लाइट तो पूरी यहां पे सीधी पड़ेगी ना, पड़ेगी। वही मैंने यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में शो किया है कि यहाँ पे जो सन है इसकी लाइट जो इक्वेटर पे जब रहेगा तो एकदम सीधा पड़ेगा। ठीक है, अब वही जो है सन, इसकी लाइट देखिए जब यहाँ से जाएगी तो देखिए यहाँ पे बिखर गई, बिखर गई ना, तो ये एक लार्ज एरिया को कवर किया किया और ये कितने एरिया को किया, स्मॉल एरिया को कवर किया, कर रहा है ना। वही तरह यहाँ पे देखिए ये एक स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ये एक लार्ज एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप ही बताइए अगर किसी एनर्जी को एक ही जगह अगर गिरेगी, यानी इस पोर्शन पे गिरेगी, यानी इस पोर्शन पे गिरेगी, तो हीट यहाँ पे ज़्यादा होगा ना, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा ना होगी। तो इसी कारण से चूंकि हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, हम लोग का जो हिस्सा है इंडिया का मिलता है सदर्न पार्ट वाला, यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे गर्म रहता है, गर्म रहता है। और जैसे ही हम ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाएंगे तो चूंकि सनलाइट यहाँ पे स्ट्रेट नहीं हो जाती हैं, स्लैंटेड हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, तो तिरछी होने के कारण ये एक लार्ज एरिया को कवर करती हैं, जिसके कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा तेज से गर्मी नहीं पड़ती है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसी तरह से यहाँ भी है। अगर हम इसको कैप्रिकॉर्न मान लें ऐसे, तो जो अब कब नेक्स्ट जब सीज़न चेंज होगा, यानी सूरज जब पश्चिमायन होंगे, सॉरी दक्षिणायन होंगे, दक्षिण में जाएंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं आएंगे तो इनकी ये जो लाइट है यहाँ पे सीधी जाएगी और यहाँ पे जाएगी, ये बिखर कर जाएगी, ये एक लार्ज एरिया को कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ठंड रहेगी, गर्मी रहेगी, सॉरी ठंड रहेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे नहीं मिल जाएगा, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म मौसम नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गर्म रहेगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो इक्वेटर से एक बार फिर से एक और इमेज के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए इक्वेटर है, ठीक है, इससे जितना ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले कितना ऊपर जाएंगे हम लोग, कैंसर तक जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जितना ऊपर जाएंगे उतना हीट यानी गर्मी उतना कम होता चला जाएगा और दिन का जो समय रहेगा वो कम होता जाएगा और रात का समय ज़्यादा होने लगेगा, यानी अंधेरा ज़्यादा होने चलेगा। जैसे ही नॉर्थ पोल के पास चले जाएंगे वहाँ पे अंधेरा मिलना चले शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से मान लीजिए ये कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, हीट अच्छी खासी मिलेगी। अब जैसे ही इसके नीचे आना शुरू करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हीट गर्मी कम पहुँचेगी और वहाँ पे जो मौसम रहेगा बहुत, याद आप ही उसके पिछले चैप्टर में आप लोग ग्लोब में हमने बताया था फ्रिजिड जोन, इस तरह का जोन मिलने शुरू हो गए, जिसको आइलैंड कौन सा सबसे ग्रीनलैंड बोलते हैं, सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इफेक्ट करता है। जो हमारा लैटिट्यूड है, सॉरी इक्वेटर है, जो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ में, इसको छोड़कर जैसे ही हम आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल की तरफ जाएंगे, वो हीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका लार्ज एरिया में होने लगता है और जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे इंडिया के सदर्न पार्ट पे इस समय गर्मी पड़ रही होगी, तो नॉर्थ वाले रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी नहीं मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, नहीं मिलेगी। सेम इसी तरह से यूरोपियन कंट्री में इस तरह से होगा इस समय। तो यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा, यानी लंदन में, ठीक है, स्पेन वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय नहीं होगा, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा ठंड यानी मॉडरेट हम कह सकते हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं, देखते हैं आगे, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला वाला छोड़ गया था हमसे, हाइट अबव द सी लेवल। देखिए, समुद्र से जितना ऊपर आप जाएंगे
ठीक है, उतना आपको एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम लगेगा। इसको ऐसे समझिए, सपोज कोई बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, और कोई यहाँ खड़ा है, तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। हवा का दाब, हवा में भार होता है, आप लोग सब जानते होंगे, एयर में प्रेशर होता है, भार होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। ये प्रेशर इस पे डालेगा ज़्यादा। अब वहीं यहाँ से देखिए, अगर इस लाइन को अगर कंसीडर हम करें इतना ही बस, तो यहाँ पे तो इतना ही आ रहा है ना, ये ज़्यादा कवर कर रहा है एरिया, ये कम। तो इससे कह सकते हैं कि जब हम समुद्र से ज़्यादा ऊपर जब जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे जो रहेगा हाइट, ऊंचाई जाएंगे तो हम लोगों को अलग यहाँ पे कंडीशन मिलेगा। जैसे हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये लैंड हो गया, तो आप लोग देखते हो हिमालय पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो जितना ऊपर, और हमारे कुछ स्टेट की जो शहर का नाम हम ले रहे हैं, जैसे ऊटी, शिमला हो गया, ये सब देखिए ऊंचाई पर हैं, ऊंचाई पर हैं। आप लोग कभी ट्रेन से सफ़र किए होंगे तो उस पर लिखा रहता है वहाँ पे कि ये स्टेशन और ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। तो समुद्री लेवल से जो ऊंचाई जितनी ऊंचा रहेगा, वहाँ पे लोग, वहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहेगा। इसीलिए लोग, आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिन में लोग घूमने चले जाते थे, कभी शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, ठीक है, नैनीताल, यहाँ घूमने चले जाते। तो क्यों? क्योंकि वो समुद्र लेवल से ऊंचाई पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो मौसम है वो क्लाइमेट जो है वहाँ का अलग से हो जाता है, ठीक है। तो ये भी फैक्टर होता है जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। यहाँ पे बढ़िया रहेगा। अब वहीं अगर हम यहाँ पे इसी समय, अगर हम इसी सेम टाइम की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहाँ पे गर्म रहेगा, लेकिन यहाँ पे एकदम सुहाना मौसम रहेगा ना। तो इस सब कारण होते हैं, जितना हाइट है हमारी समुद्र लेवल से ऊपर जाएगी, हम लोगों को उतना थोड़ा सा ठंड मिलेगा, क्योंकि एयर प्रेशर कम लगता है, और जितना नीचे आएंगे उतना प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है। चलिए अगले, ठीक है, विंड्स। अब देखिए हवा कैसे इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट को। जब अरेबियन सी से जब मानसूनी हवाएं ऐसे इंडिया की तरफ ऐसे इंटर करती हैं, तो गोवा, केरला वगैरह में, महाराष्ट्र में बारिश करवाती हैं, बारिश होने लगता है। फिर ये वापस आ जाती हैं, ऐसे वापस आ जाती हैं, और फिर इस रीजन से यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ से इंटर करती हैं, ठीक है, और पूरे उत्तर भारत तक, यूपी, उत्तर भारत तक बारिश कराती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि हवाएं भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो जो हमारे क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये यहाँ से जाएंगी, हिमालय आएगा यहाँ पे कहीं, ये हिमालय से टकराएंगी, और हिमालय से टकरा के फिर वापस आएंगी, और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में लगभग बारिश करवा देती हैं। तो हवाएं इस तरह से मूव करती हैं, जिनके कारण से भी हमारा जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होता रहता है। क्लियर है दोस्तों? इनके साथ साथ लैंड ब्रिज, सी ब्रिज आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में अंतर समझा दूँ। ऐसा करिए आप लोग, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया दोस्तों। अगला रेनफॉल फॉरेस्ट, इसको आप समझने की कोशिश करिए। जहाँ पे ज़्यादा जंगल होगा, इसका मतलब वहाँ पे रेन ज़्यादा होता होगा, रेन यानी बारिश ज़्यादा होता होगा। जहाँ पे रेन फॉरेस्ट कम होगा, वहाँ पे बारिश कम होता होगा। यानी जहाँ पे, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जहाँ बारिश ज़्यादा होता होगा वहाँ जंगल ज़्यादा मिलेंगे आपको, और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जैसे अमेज़न के जंगल को देखिए, अमेज़न का खुद का एक अपना एटमॉस्फेयर वो बनाता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन जब होता है तो इतना ज़्यादा वो पानी बाहर निकालते हैं लीव्स, और ऊपर क्लाउड बनाते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाता है। वहाँ की हवाओं में इतनी ज़्यादा नमी होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नमी होती है कि जैसे लगता है हर समय सब कुछ गीला गीला है, ऐसा फील होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ ज़्यादा मिलेंगे आपको, एनिमल की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आपको। यानी कुल मिला के अगर हम वेजिटेशन की बात करें, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो प्लांट्स की हो, बहुत तरह तरह के जो वेजिटेशन है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी फैक्टर हो गया जो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब इन्हीं सब को आधार पर हम लोग, जो हमारी जो अर्थ है उसको अलग अलग डिफरेंट जोन में बांटा गया है।
ठीक है, किस पे बांटा गया है, वो कितना लाइट रिसीव कर रहे हैं, कितना एनर्जी वो रिसीव कर रही है सनलाइट, उस आधार पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जोन बांट देते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने बताया था द अर्थ इज डिवाइडेड, जो अर्थ है उसको डिवाइड किया गया है कितने जोन में, 3 जोन में। ये किस आधार पर इसको बांटा गया है कि कितना रिसीव कर रहा है, कि अर्थ के किस किस हिस्से पे कितना कितना सनलाइट जो है वो रिसीव कर रहा है, उस आधार पर इसको अलग अलग जोन में बांट दिया गया है कि अर्थ पर किस किस एरिया में और कितने कितने परसेंट जो हीट है वो रिसीव कर रहा है, उसके आधार पर, उसके बेस पर अर्थ को हम लोग 3 जोन में बांट देते हैं। ठीक है, तीनों का नाम आप जानते ही होंगे, शीतोष्ण कटिबंध, हिंदी में, अभी इंग्लिश में अब लिख दे रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध, ताकि दोनों बाइलिंगुअल रहे वीडियो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये एक मैंने इमेज बनाने की कोशिश की है, थोड़ा अच्छा तो नहीं बना है पर शायद समझ जाएं आप लोग। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव लिख दिया है मैंने। ये ग्रीन कलर का जो लाइन गया है ये हो गया आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद उसके ठीक नीचे जो ब्लू कलर की लाइन है ये वाली, ये हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। फिर ये तो इक्वेटर है 0 डिग्री, सबको पता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वेटर 0 डिग्री, हिंदी में बोलेंगे भू मध्य रेखा। उसके फिर 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। ठीक है, इसके ठीक नीचे आएंगे ग्रीन कलर में, देखिए आप लोग को अंटार्कटिक सर्कल दिख रहा है आपको, 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये लाइन बनाना है मैंने। अब आप लोग इसको समझिए, जो जो ये लाइन है ये वाली, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये जो लाइन है इसको एक अलग जोन में बांटे। 3 जोन मैंने बताया था ना, इसको अलग जोन में रखा गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे लाइट बहुत ज्यादा रिसीव होता है, यहां पे लाइट बहुत ज्यादा रिसीव होता है, तो इसी को मिला के बोलते हैं। ठीक है, इसी को पूरे को कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसी को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। आपसे एग्जाम में आता है उष्ण कटिबंधी प्रदेशों के बारे में बताइए। ठीक है, अब इसी उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टॉरिड। देखिए स्पेलिंग TORRIT, सॉरी कैपिटल हो गया, ठीक, टॉरिड। इसको अब क्लियर ही कर दें हम, टॉरिड जोन, क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन। क्लियर, यहाँ पे जोन लिख दें, ZO यानी जोन, इसको बोलेंगे टॉरिड जोन, और हिंदी में बोलेंगे उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया हो गया, ये वाला और यहां पे ये वाला, ठीक है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे ये जो अंटार्कटिक सर्कल है ये, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ये जो आर्कटिक सर्कल है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। इसको इससे किससे लिखें,
इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहां भी टेम्परेट जोन, अब आप बताइए, जो ये तो दक्षिणी गोलार्ध में ना, तो इसको बोलेंगे साउथ यानी सदर्न टेम्परेट जोन। ये हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, अब इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ये भी हो गया शीतोष्ण। ठीक है, अब ये जो बच गया हिस्सा यहां वाला देखिए, ये ऐसे ऐसे मैंने बना दिया, ये वाला जो हिस्सा बच गया और ये वाला हिस्सा बच गया, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। अब ये नॉर्थ साइड में है तो इसको बोलेंगे उत्तरीय शीत कटिबंध। ठीक है, और यहां पे भी हो गया ये शीत कटिबंध। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको फ्रिजिट जोन। ये जमे होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं FRIZID, फ्रिजिट जोन। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब होता क्या है, यहाँ पे 6 महीने दिन रहेगा तो 6 महीने यहाँ रात रहेगा, यहाँ 6 महीने रात रहेगा तो यहाँ 6 महीने दिन रहेगा। ठीक है, इस तरह से सूरज की रोशनी इसी बीच में ट्रैवल करती रहती है। अब आपसे कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा, अब अगर हम ये पूछें कि सन जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल कहाँ कर रही है, तो देखिए वो गर्मी के दिनों में यहाँ रहेगी पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और जब विंटर सीजन यहाँ शुरू होगा तो यहाँ आ चुका होता है। इसी को बोलते हैं उत्तरायण, और पश्चिमायन क्या बोलते हैं, दक्षिणायन बोलते हैं क्या, ऐसे कुछ। ये नॉर्थ में है, फिर ये साउथ रीजन में आ गया, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया मिलेगा तो वहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। इस समय सन यहाँ पर है तो गर्मी पड़ रही है। अब क्या होगा, जैसे ही विंटर सीजन हम लोग का स्टार्ट होगा, सन यहाँ आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ने लगेगी और इंडिया में ठंडी पड़ने लगेगी। तो इस तरह से करके हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको क्लियर करवा दे रहे हैं इसी चीज़ को। दोस्तों ये देखिए, मैंने एक बार फिर से आपके लिए बनाया। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो गया, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये देखिए 23.5 डिग्री पे ये ब्लैक कलर की कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे भूमध्य रेखा बीच वाली 0 डिग्री, ये हो गया। फिर ये वाली देखिए लाइन मकर रेखा। ठीक है, तो इसके बीच में ही सन मोस्टली जो है ट्रैवल करता रहता है और ऊपर नहीं जाएगा कभी। ठीक है, इस समय यहाँ मिलेगा आपको, जब यहाँ पे हम लोग के इंडिया में इस समय गर्मी पड़ रही है, इस समय यहाँ मिलेगा आपको। अब जब यहाँ पे विंटर सीजन शुरू होगा तब तक यहाँ से सन है वो यहाँ नीचे चला आता है, यहाँ आ जाएगा, तो यानी ऑस्ट्रेलिया यहाँ मिलता है तो यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है। तो सन जो है अधिकतर, यानी जिस उस पर हमने बताया था कि सन की जो अधिकतर हीट जहाँ पे रिसीव करता है उसको हमने अलग अलग जोन में बांटा है ना, तो यही जो पूरा जोन है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो सन रेज है वो बहुत ज़्यादा वो ट्रैवल करता है और बहुत ज़्यादा हीट करता है। तो यहाँ पे रिसीव हीट जो ज़्यादा रिसीव हो रहा है तो इसी को बोल देंगे टॉरिड जोन, उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अगला इमेज एक देखिए आप लोग, देखिए दूसरे इमेज में मैंने बताया आपको ये टेम्परेट जोन दिखाया है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो एरिया है उसे टेम्परेट जोन बोलेंगे। लंदन वगैरह इसी देश में यहीं पे आप मिलते हैं आपके। फिर यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे जब इक्वेटर से नीचे तो 23.5 डिग्री साउथ
और 66.5 डिग्री साउथ के बीच में जो रीजन मिल रहा है ये ब्लू कलर का आपका, ये हो गया टेम्परेट जोन। तो यहाँ भी टेम्परेट जोन, यहाँ भी टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश इसको बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए इसी इमेज में मैंने ग्रीन कलर से कलर कर दिया। ये हो गया आपका फ्रिजिड जोन, ये जमा रहता है 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने जो हीट रिसीव हो रहा है अर्थ पर, उसको जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम, और जहाँ एकदम कम हो रहा है, उनके आधार पर, यानी जितना भी हीट अर्थ जो रिसीव कर रहा है उसके आधार पर हम लोग इसे 3 जोन में बांट दिए हैं। कौन कौन? टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से 3 भागों में इसको हम लोग बांट देते हैं। किस पे बांटते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जो भी सन की एनर्जी, लाइट जो है जितना ज़्यादा रिसीव हो रहा है उसके आधार पर हम लोगों ने इसको इस तरह से कैटेगराइज कर दिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग कमेंट्स करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें आप लोग। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक आप लोग अपना और सभी का ख्याल रखें। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में मास्क ज़रूर लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें। इसके साथ साथ आप लोग ग्लोब वाला चैप्टर ज़रूर जाके देखिएगा, तभी ये थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। अगर आपको कोई भी कठिनाई हो रही है तो आप लोग स्कूल के व्हाट्सअप नंबर ग्रुप जो है उसमें आप लोग क्वेश्चन करिए, इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करिए, और ग्लोब वाले चैप्टर का लिंक मैं इसी के साथ मर्ज कर दूंगा ताकि आप लोग उसको भी इसी के साथ देख सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना और सभी का ख्याल रखें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।